हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज से अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली वीडियोस लेकर आएँ। तो इसमें जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट करवा रही थी। तो इसमें मैंने अभी तक कई सारे वीडियोस करा दिए थे, जिसमें हम लोग जो हैं वो लगभग 1857 के युद्ध तक की जितनी भी परिस्थितियाँ थीं, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, प्रशासनिक हों, उन सब पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया था। हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में एक अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया था और किस तरीके से उन्होंने फिर धीरे धीरे भारत में कई सारे आर्थिक परिवर्तन किए, कई सारे उन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किए। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि उन्होंने सोसाइटी में स्पेशली हम लोग कहें तो जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उसमें किस तरीके से बदलाव किए, क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आए। तो ये सब मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे ये वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो इस सीरीज़ के एक और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उस टाइम पे जो अंग्रेज़ हुआ करते थे उन्होंने कौन कौन से संवैधानिक सुधार किए। यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे वो लोग एक्ट लेके आए थे, बहुत सारे उन्होंने कानून पारित किए थे। तो वो कौन कौन से थे, हम लोग आज की वीडियो में उनके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करवाया हुआ है। तो अगर आप लोग मेरे वो वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आप लोगों को करंट से रिलेटेड भी कई सारी न्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। तो यानी कि कई सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। बट प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतना सारा कंटेंट मिल रहा है। पूरा हिस्ट्री लगभग मैं कंप्लीट करवा ही रही हूँ, जिससे आप लोगों को हिस्ट्री के लिए कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि अंग्रेज़ों ने कौन कौन से संवैधानिक सुधार किस किस टाइम पे किए थे, तो ये हम लोग 3 तरीके से देखते हैं। यानी कि हम लोग अगर बात करें तो 1773 से 1861 तक वो कुछ सुधार उन्होंने किए थे। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता होगा 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन भारत में समाप्त कर दिया गया था और डायरेक्टली जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में शासन करने लगी थी। तो उसके बाद फिर हम लोग ये वाला टाइम पीरियड देखते हैं, जिसे हम लोग 1892 से 1935 तक का बोलते हैं। तो इस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई सारे सुधार किए गए थे, कई सारे एक्ट लेके लाए गए थे। उसके बाद फिर ये वाला जो फेज़ रहता है 1940 के बाद का, तो ये वाला जो फेज़ रहता है ये यहाँ पर 1947 है। 1940 से 1947 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है उस टाइम तक की बात है। तो ये वाला जो फेज़ रहता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे उस टाइम पे। यानी कि उस टाइम पे हमारा देश जो है वो स्वतंत्र होने की स्टेज पे था। तो उस टाइम पे कई तरीके के कानून लेके लाए गए थे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो लाया गया था। तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाले फेज़ के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि जो हमारी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके पहले कौन कौन से सुधार अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए थे। आज के वीडियो में हम लोग उनके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को 1857 की क्रांति नहीं करवाई है। तो जब मैं आप लोगों को ये वाले अभी करवा दूंगी आज की वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को फिर 1857 की क्रांति करवाऊंगी। तो उसके बाद से फिर हमारा जो 1857 की क्रांति तक का जो जितना भी उसके पहले की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो उसके बाद फिर हम लोग ये वाली जो है वो बाद में आगे देखेंगे। तो आज मैं इनके बारे में कराने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे सबसे पहले इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में।
तो इसके पहले हम लोग थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर जो ब्रिटिश सरकार है उसको ये एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो उसका कारण ये था कि इस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा व्यापार भी कर रही थी, वो काफ़ी समृद्ध होती जा रही थी, जिससे कि उसकी समृद्धि की जो चर्चा है वो ब्रिटेन में की जाने लगी थी। और ब्रिटेन में मतलब कई सारे लोग जो हैं, जो दूसरी कंपनियां भी हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ईर्ष्या करने लगी थी और इतनी ज़्यादा इसकी समृद्धि को देख के जो ब्रिटिश सरकार है वो भी चिंतित होने लगी थी। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कुछ नियंत्रण लगाना चाहती थी, कुछ रेगुलेशन लगाना चाहती थी, इसीलिए इस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे रेगुलेशन लगाने के लिए, यानी कि उन पर नियंत्रण करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो अब हम लोग इसके प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके प्रावधानों में सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे जो पहला प्रावधान था वो ये था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके अलावा अगर हम लोग ये आगे बात करें तो इसमें ये भी प्रावधान था कि जो कंपनी है वो समय समय पर भारतीय प्रशासन के संदर्भ में ब्रिटिश विदेश एवं वित्त मंत्री को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा भारत में व्यापार और नियुक्ति पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। इसके अलावा एक और नेक्स्ट प्रावधान इसमें ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, यानी कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा था, तो उसके साथ साथ उसके लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय के गठन का भी प्रावधान इसमें किया गया था और 1774 में कलकत्ता में पहला जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना भी की गई थी। इसके अलावा इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि केंद्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, यानी कि जो बंगाल था उसके अधीन बम्बई और जो मद्रास प्रांत हैं उनको भी ला दिया गया था। तो इसे हम लोग केंद्रीयकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में देखते हैं। तो ये भी एक प्रावधान इसमें किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो किसी भी तरीके की रिश्वत या फिर उपहार नहीं लेंगे, तो ये सारे प्रावधान जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में लाए गए थे। तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसमें सबसे जो मेन आप लोग याद रखिएगा वो ये था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये मेन पॉइंट है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके क्या क्या प्रावधान थे। तो इसको लाने का उद्देश्य जो ये था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसके तहत कंपनी पर इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं लगाया जा सका था, तो इसीलिए उसमें कुछ सुधार करने के लिए ये वाला जो एक्ट है वो लाया गया था। यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को हम लोग 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के संदर्भ में ही लाया गया था। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था और द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, जिसमें अगर हम लोग बात करें राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था, जिसे हम लोग शॉर्ट में BOC भी कहते हैं। और दूसरा अगर हम लोग वाणिज्यिक कार्यों के बारे में बात करें तो उसके लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया, यानी कि पहली बार ऐसा कहा गया था कि कंपनी का जो क्षेत्र है भारत में वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ और भी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राजनीतिक कार्यों के लिए किया गया था। इसके 2 सदस्य मंत्रिमंडल तथा 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के भी सदस्य थे। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि BOC के अनुसार कंपनी की गतिविधियों का जो संचालन था वो व्यापार और नियुक्ति पर एक अधिकार बना रहा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि ये वाला जो है मतलब BOC के अनुसार ही कंपनी की गतिविधियों का संचालन किया जाना था। इसके अलावा इस टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि व्यापार और नियुक्तियों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत में केंद्रीय प्रशासन के संचालन के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि निदेशक मंडल का भी गठन किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि गवर्नर जनरल और 3 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। तो इस पर शब्दों में अगर हम लोग बात करें कि तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था वो भारत में साम्राज्य विस्तार मतलब जो उद्देश्य है वो बताया गया था कि भारत में साम्राज्य विस्तार करना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य नहीं है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि मोटे तौर पर इसमें तो ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसमें आप लोग कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, और इसमें जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य हुआ करते थे, यानी कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्य हुआ करते थे, उनको अलग अलग कर दिया था। राजनीतिक कार्यों की देखभाल के लिए BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, और वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया था। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट हैं, उन्हें आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर तो कई सारे दिए गए हैं, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं 1793 के एक्ट के बारे में, जिसे हम लोग पहला चार्टर एक्ट कहते हैं। ये चार्टर एक्ट कई सारे लाए जाते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला चार्टर एक्ट लाया गया था वो 1793 में लाया गया था। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी जो है वो 1773 के जो अधिनियम लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके कुछ सुधार करने के लिए लाया गया था। तो इसमें सभी गवर्नर को परिषद की सलाह को अनदेखी करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि जो गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, तो उनको मतलब जो गवर्नर हुआ करते थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो परिषद की सलाह को अनदेखा भी कर सकते हैं, मतलब परिषद की जो सलाह है वो उन पर बाध्यकारी नहीं होगी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये भी इसमें निर्धारित किया गया था। तो ये आप लोग 2 चीज़ें इसमें याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो ये हुआ था कि पहली बार भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में क्राउन की सर्वोच्चता को स्पष्ट किया गया था। यानी कि अब ये कहा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो क्राउन है वहाँ का, वहाँ पर राजा रानी को क्राउन कहा जाता था, तो वो ज़्यादा सर्वोच्च है, तो ये कहा गया था। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ 2 को छोड़ के, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, बाकी जितना भी जो व्यापारिक एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये मेन पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं कि कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन अभी भी नियुक्ति संबंधी जो अधिकार हैं वो कंपनी के पास ही थे। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भी अनुमति दी गई थी कि वो भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की भी भारत में अनुमति दी गई थी। इसके अलावा भारत में शिक्षा के सुधार के लिए 1 लाख रुपए भी देने का प्रावधान किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब भारतीयों पर कर लगाए जाने लगे थे, और अगर कोई भारतीय कर नहीं देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी इस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसमें मेन जो 2 है इन्हें आप लोग याद रखिएगा कि इसमें मतलब क्राउन की जो सर्वोच्चता है उसको स्पष्ट किया गया था, और कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है उसको समाप्त किया गया था। और ये भी याद रख सकते हैं कि जो ईसाई मिशनरी हैं उनको धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। तो ये कुछ 2-3 हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो ये भी हमें चार्टर एक्ट की ही एक श्रृंखला देखने को मिल रही है, तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। ये 2 रीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये मेन पॉइंट है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है
कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो हमने अभी 1813 वाला देखा उसमें चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सारा व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन इसमें पूरे तरीके से कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और क्या किया गया था, तो भारत में कंपनी की भूमिका सम्राट के न्यासी के रूप में होगी। न्यासी मतलब होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी जो होता है वो कुछ शर्तों पे काम करता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार का एक न्यासी यानी कि ट्रस्टी कहा गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक अस्थायी सदस्य का भी गठन किया गया था। उसे अगर हम लोग बात करें तो वो कानूनी मामलों का विशेषज्ञ होगा, यानी कि विधि मंत्री होगा या कानून मंत्री होगा। और मैकाले जो है वो ऐसा पहला सदस्य बनाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि एक अस्थायी सदस्य का जो नियुक्त किया गया था तो उसे सबसे पहला जो है वो मैकाले आप लोग याद रख सकते हैं। और मैकाले जैसा कि आप लोगों को पता होगा भारत में जो पश्चिमी शिक्षा का विकास है उसमें मैकाले की हमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि मैकाले जो है वो पहला कानून या फिर विधि मंत्री भी था। इसके अलावा विधि आयोग का भी गठन किया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि विधि आयोग का जो पहला जो हम लोग अध्यक्ष अगर कहें तो वो मैकाले ही था। इसके अलावा इसमें कुछ और भी प्रावधान थे कि भारतीय प्रजा के साथ रंग, धर्म, नस्ल, स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कंपनी। इसके अलावा दासता यानी कि जो दास व्यवस्था है उसको समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो 1833 के चार्टर एक्ट में हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और 2 पॉइंट तो इसमें मेनली ज़रूर याद रखिएगा, वो ये दोनों वाले हैं कि कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये आप लोग ज़रूर मेन याद रखिएगा। इसके अलावा मैकाले जो है उसको पहला विधि मंत्री बनाया गया था, विधि आयोग का गठन किया गया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के पीछे अगर हम लोग थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें कि यहाँ पर व्यापारिक एक अधिकार पूरे तरीके से समाप्त क्यों किया गया था, तो उसका जो कारण था वो ये था कि इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन में हमें औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर उद्योगपति हुआ करते थे, इसके अलावा जो मध्य वर्ग वहाँ का हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगा था, क्योंकि व्यापार के और जो रास्ते हैं और जो तरीके हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिल रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका भारत में व्यापारिक एक अधिकार हुआ करता था। तो इसीलिए इन सारे प्रोटेस्ट को देखते हुए, इन सारे विरोधों को देखते हुए भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। और ये चार्टर एक्ट की श्रृंखला का आखिरी चार्टर एक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करें अगर, तो इसमें हम लोग सबसे पहले मेन पॉइंट जो याद रख सकते हैं वो ये है कि अब जो ब्रिटिश सरकार है उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन केवल तब तक ही रहेगा जब तक ब्रिटिश संसद चाहती है, यानी कि जब तक कि ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी तब तक ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में शासन कर सकती है। यानी कि अब क्लियरली तो अभी नहीं बताया था कि कब तक जो है वो शासन करती रहेगी, लेकिन मतलब ये बोल दिया था कि जब तक ब्रिटिश संसद चाहे सिर्फ तब तक ही कर सकती है, और जब ब्रिटिश संसद का मन हुआ तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त कर सकती है। इसके अलावा इसमें यह भी किया गया था कि जो नियुक्ति संबंधी जो अधिकार अभी भी कंपनी के पास थे तो उसको भी समाप्त कर दिया गया था, और अब नियुक्ति जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने लगी थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके द्वारा नियुक्ति का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया था।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक स्थायी सदस्य को भी शामिल किया गया था, यानी कि अभी हमने लास्ट वाले में देखा कि एक अस्थायी सदस्य का गठन किया गया था। उसका नाम हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला जो है वो मैकाले था, लेकिन अब एक स्थायी सदस्य का भी गठन किया गया था, तो अब ये 1+4 हो गए थे। इसके अलावा 6 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का भी प्रावधान किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो 1853 के चार्टर एक्ट में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो 6 अतिरिक्त सदस्य थे, इनमें हम लोग अगर कहें तो 4 जो हैं वो भारतीय होना अनिवार्य था, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसमें मेन जो है वो ये है कि नियुक्ति संबंधी अधिकार भी अब ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ब्रिटिश संसद है उसने ये कह दिया था कि कंपनी अब भारत में केवल तब तक ही शासन कर सकती है जब तक कि ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1858 के चार्टर एक्ट के बारे में। आई एम सॉरी, ये 1858 वाला लास्ट है। 1853 के बाद एक और हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग 1858 का चार्टर एक्ट कहते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर लेते हैं। आई थिंक मैंने ये गलत लिखा है, 1858 का ये चार्टर एक्ट नहीं है, इसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम कहते हैं 1858 का। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा, 1853 वाला ही लास्ट है। तो चार्टर एक्ट की श्रृंखला में 1853 वाला हमें लास्ट देखने को मिलता है, और 1858 का ये भारत सरकार अधिनियम है। जो हम लोग, एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके पहले का जो ये है ये भी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर इसे हम लोग भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, या फिर आप लोग खुद भी सर्च करके क्लैरिटी कर सकते हैं, आप लोगों को अगर जो भी डाउट हो, वरना बाद में मैं क्लियर करके बता दूंगी। वैसे ये भारत सरकार अधिनियम ही है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो इसमें ये कहा गया था कि जो आप लोगों को पता ही होगा कि इस टाइम पे 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो इसीलिए अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था, और अब भारत का जो साम्राज्य है, यानी कि भारत में शासन करने का जो अधिकार है, वो अब सीधे जो महारानी विक्टोरिया है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था जो निदेशक मंडल और जो BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया, और उनकी जगह पे भारत सचिव नाम के एक नए पद का गठन किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये कैबिनेट रैंक का एक मिनिस्टर होता था, इसे भारत मंत्री भी कहा जाता था। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे अब वायसराय कहा जाने लगा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो भारत सचिव है उसको सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो मैंने बता ही दिया कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। तो यानी कि यहाँ से अब हमें देखने को मिलता है कि सीधा जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में शासन करने लगी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो यानी कि अब भारत का जो शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था, और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, और BOC और जो निदेशक मंडल हैं उनको समाप्त करके भारत सचिव के पद का गठन किया गया था, जिसे भारत मंत्री भी कहते थे। उसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ये चीज़ें आप लोग 1858 के भारत सरकार अधिनियम में याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है आज के सेशन का। तो ये है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये भी हमें भारत परिषद अधिनियम ही देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें की गई थी, कई सारे सुधार किए जाने लगे थे। अब भारतीयों को भी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाने लगा था। इसके अलावा हमने जो देखा था कि जो बम्बई
और मद्रास प्रांत हैं उनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल प्रांत है उसके अधीन कर दिया गया था और केंद्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन 1861 के जो ये भारत परिषद अधिनियम था इसके द्वारा उन्हें फिर से स्वतंत्र कर दिया गया था और उन्हें मतलब अलग जो बंगाल प्रांत था उससे अलग कर दिया गया था। तो इससे हम लोग देखते हैं कि अब भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी जाती है। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है, तो वो ये प्रणाली के अधीन ये था कि कोई भी एक सदस्य एक या एक से अधिक विभागों का अधिकारी बन सकता है। तो ये इसे हम लोग पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि मतलब जो पोर्टफोलियो प्रणाली है वो उसकी शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा ही पोर्टफोलियो प्रणाली का गठन किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई थी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रांतों को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वायसराय परिषद तथा अतिरिक्त सदस्यों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर दिया है कि वायसराय परिषद में एक और स्थायी सदस्य को जोड़ा गया था, तो अब 1+5 हो गए थे। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 हो सकती थी। इनमें से कुछ गैर सरकारी सदस्य भी होंगे जिसमें पहली बार किसी भारतीय को भी शामिल किया गया था। तो ये कई सारे प्रावधान है जो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने बताए उन्हें भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि प्रांतों को फिर से कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी, जिससे हम लोग विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा मेन जो है वो है कि पोर्टफोलियो जो प्रणाली है, यानी कि एक सदस्य एक से ज़्यादा विभागों का भी अधिकारी हो सकता था, तो उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं वो आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 1773 से 1861 तक, यानी कि भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो अब डायरेक्टली भारत में शासन करने लगा था। तो उस टाइम तक कौन कौन से सुधार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए थे, कौन कौन से उन्होंने एक्ट लेकर आए थे, तो उन सब के बारे में हम लोगों ने आज की वीडियो में बात कर ली है। तो आज की वीडियो को मैं बस इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मैं कैसा कंटेंट दे रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज़ आप लोग पूछ लिया कीजिए, और आगे से अब जो है वो वीडियोज़ रेगुलरली आएंगे। अभी थोड़ा कुछ मैं बिज़ी चल रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली मैं वीडियोस लेकर आऊँ। तो आज की वीडियो को बस मैं यहीं रखती हूँ। मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।